बच्चों की शिक्षा को लेकर तमाम तरह की परेशानियां अभी ज़िले में बनी हुई हैं। पिछले एक दशक से गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक मनोज कटारिया तमाम बिंदुओं पर अपनी बात उठाते रहे हैं और समस्त प्लेटफार्म तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया है। आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यूपी हाई कोर्ट ने 6 जनवरी को एक आदेश दिया था जिसमें 15% बच्चों की फीस लौटानी थी, लेकिन अभी तक एक भी स्कूल ने इस पर कार्रवाई नहीं की है। उनसे जानते हैं उन्होंने क्या किया है और अब इस क्रम को कैसे जारी रखेंगे। मनोज जी, एक आदेश आया था 15% फीस वापस की जाएगी, जी इसमें क्या रहा? अभी तक किसी भी स्कूल ने वापस नहीं की है, आपका क्या कहना है? जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज कटारिया। मैं ये कहना इस बारे में विषय में ये कहना चाहूँगा कि 6 जनवरी को हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020-21 के सेशन में कोरोना काल के समय में जो फीस ली गई थी उसका 15% वो बच्चों अभिभावकों को वापस किया जाए। लेकिन ये 6 जनवरी से लेके आज आप डेट देख सकते हैं कि 2 महीने से ऊपर हो गया और उसमें आदेश में साफ साफ लिखा हुआ था कि 2 महीने के अंदर इस फीस को या तो जो बच्चे अगर उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको एडजस्ट किया जाए या जो बच्चे छोड़ के जा चुके हैं उनको उनकी फ़ीस को वापस किया जाए। लेकिन आज तक अभी तक किसी भी स्कूल ने किसी बच्चे की 1% भी फीस वापस नहीं की। 15% तो बहुत दूर है। जब इस विषय में हम बात करते हैं प्रशासन से तो वो उनका ये कहना है कि हम करवा देंगे। अभी फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट क्वार्टर तक आप वेट करिए। मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि क्या हमारा प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा है कि जो 2 महीने की बात कहता है जिसमें 2 महीने की बात कही गई है कि 2 महीने के अंदर फीस को वापस किया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन इसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसी स्कूल के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी जो बच्चे जा चुके हैं जिनका 12th भी हो चुका है या लास्ट ईयर हो चुका है उन बच्चों को अपने नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है। उनको कंपटीशन के लिए पैसे जमा करने पड़ रहे हैं। अगर वो फीस ऐसे टाइम पर मिल जाती है तो उनके अभिभावकों को बड़े एक राहत की उम्मीद होगी कि भाई ठीक है कुछ पैसा हमें मिला तो हमने बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए लगा दिया। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा पहला भी हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक राजस्थान के हाई कोर्ट के ऊपर एक फैसला दिया था कि करीब 15% फीस वापस की जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे शासन ने एक ऑर्डर जारी किया था 21 मई 2021 में कि हमारे यहाँ भी जो चीज़ें नहीं मतलब जिसको विद्यार्थी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जैसे क्रीड़ा है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, अगर ये बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं उस समय क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस थी, तो जब इनकी सुविधा बच्चे नहीं ले रहे हैं तो इनको वापस किया जाए। मैं आज दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि उस समय भी 2021 में भी आज तक किसी स्कूल ने 1% भी फीस कम नहीं की थी। तो ये तो अभी एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है। इसके बारे में कब तक ये निर्णय होगा, शासन प्रशासन क्यों सोया हुआ है, क्यों वो सख्ती नहीं दिखा रहा, पर जो अभिभावक हैं वो इतने परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि जल्दी उनके बच्चे की इसी क्वार्टर में फ़ीस एडजस्ट हो जाए। लेकिन अभी सारे स्कूलों ने अपनी फ़ीस स्लिप रिलीज़ कर दी है। सारी फ़ीस उन्होंने जमा करना स्टार्ट भी कर लिया है, लेकिन किसी ने अभी तक उनको 15% की जो छूट है वो उसका कोई लाभ नहीं दिया है। कुछ स्कूलों में देखने आया कि छात्रों पर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि उन्हें फलानी दुकान से ही किताबें खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, वो दोगुनी कीमत में देते हैं, मजबूर हैं जी। इस मामले में कभी कोई कार्रवाई की है आपकी संस्था ने? देखिए, इस मामले में हमने एज इट इज़ ज़्यादा कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन हाँ ये पूरा शासन प्रशासन को बिल्कुल उनकी आंखों के आगे ही ये कार्य चल रहा है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, सभी स्कूल में बुक शॉप खुली हुई है। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि एक सेक्टर में उनका स्कूल है और 2 सेक्टर छोड़ के उन्होंने अपनी बुक शॉप खोल रखी है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो बुक शॉप आपको ऐसे मिलेगी, बिल्कुल एकांत में एक शॉप होगी। वहाँ पे कोई भीड़ नहीं होगी, वहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया होगा और वहाँ पे लोग शायद मुश्किल से ही पहुँच पाते हैं। अब ऐसे में एक बुक सेलर केवल एक बुक शॉप इसलिए खोलता है कि वो अपनी
रोजी रोटी कमाएगा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर उसकी रोजी रोटी चल रही होगी। वहाँ पे आप जाइए तो एक पर्टिकुलर स्कूल की दुकान पे स्कूल की किताबें मिलेंगी। प्रशासन कभी भी जाके चेक कर ले, हर स्कूल में जाके चेक कर ले, अभी भी खुलेआम किताबें मिल रही हैं, खुलेआम ड्रेसेस मिल रही हैं स्कूलों के अंदर। और यही नहीं, देखिए जो कॉपीज़ होती हैं, कॉपीज़ पे स्कूल का एक नाम लिखा होता है। जो कॉपी 40 रुपये की होती है वो 70-80 रुपये की बिकती है वहाँ पर, ठीक है। तो स्कूल पूरा उससे फ़ायदा उठाता है और कहता है कि जी आप यहाँ से हमारी किताबें खरीदिए। NCERT की बुक्स के अलावा प्राइवेट पब्लिशर्स को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनकी किताबें महंगी होती है। यहाँ तक भी दिखा गया है जो बुक NCERT की 70 रुपये की है, अगर मार्केट में जाइए वो 450-500 रुपये तक की मिलती है उसी सब्जेक्ट की। तो वो मजबूर किया जाता है पेरेंट्स को, जबकि ये एक्ट है जो कि फी रेगुलेशन एक्ट 2018 के नाम से जाना जाता है। इसकी धारा 310 में, धारा 3 उपधारा 10 में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी अभिभावक को कोई भी स्कूल किसी एक पर्टिकुलर शॉप से परचेज बुक्स, सॉक्स और ड्रेसेस परचेज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को बाध्य किया जा रहा है और आज तक मुझे नहीं लगता किसी के भी अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है। एक चीज़ मैं आपको जानकारी में और बता दूं कि जो एक इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही एक यहाँ पे कमेटी बनी थी जो रेगुलेट करेगी फीस को और स्कूल की एक्टिविटीज़ को। उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी। उसके जो चेयरमैन होते हैं वो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय होते हैं और जो सचिव होते हैं वो हमारे DIOs जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय होते हैं। 2 साल से इस कमेटी को बने, 2018 में ये कमेटी बनी थी और हर 2 साल में इनमें 3 पोस्ट का रिन्यूअल होना होता है, जिसमें एक चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जिसमें एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है और जिसमें एक अभिभावक होते हैं। ये पिछले 5 साल से इस कमेटी में क्या हो रहा है, कोई सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, या चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, अभी तक किसी अभिभावक को ये नहीं पता है। अभिभावक छोड़िए, एसोसिएशन तक को नहीं पता है। हम गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं, हमें नहीं पता इसमें अब मेंबर्स चेंज किए गए या नहीं किए गए। एक बार जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमने उन्हीं को रिन्यू कर दिया जो पुराने चले आ रहे हैं। तो केवल एक खाना पूर्ति सी उसमें होती है। और 2 साल के अंदर मैंने आज तक ये नहीं सुना कि DFRC ने किसी पेरेंट्स की कंप्लेंट पर एक मीटिंग बुलाई हो और इस DFRC का मतलब उसको मीटिंग को बुला के किसी पेरेंट्स के लिए कोई काम किया हो। मुझे लगता है ये सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह गई है कि DFRC एक नाम की रह गई है। वो कोई काम नहीं करती, वो कोई एक्शन नहीं लेती, वो किसी तरीके को रोकथाम नहीं करती है। आज स्कूलों में आप जाइए कि किसी भी स्कूल में चले जाइए और ये साहब जा सकते हैं, प्रशासन जा सकता है, जाकर चेक कर सकता है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ की बुक शॉप चेक कर सकते हैं, वहाँ की फ़ीस भी वो चेक कर सकते हैं। अभी तक किसी ने जाके, किसी भी अधिकारी ने जाकर स्कूल में किसी तरह की जाने की कोई ना कोशिश की है ना कुछ जवाब दिया है। हम अगर पूछते हैं तो हमारे लिए 2 टक्का सा जवाब दे दिया जाता है। आप कहते हैं कि देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग एसोसिएशन का या वेलफेयर सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ अभिभावक ही कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं भी एक बार गया था तो हमारे जिलाधिकारी जो पुराने थे उन महोदय ने मुझसे कहा कि कटारिया जी आपकी परेशानी है क्या? मैंने कहा नहीं सर ये मेरी परेशानी नहीं है, सब ये अभिभावक की परेशानी है और मैं वेलफेयर सोसाइटी से हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी सोसाइटी के लिए वो नहीं है, हम अभिभावक के लिए है, अभिभावक को कोई प्रॉब्लम है वो आए। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो मुझे नज़र आती है, अभिभावक इसमें आगे आएगा इसलिए नहीं क्योंकि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी कंप्लेंट करने जा रहा है। आज उसने उस स्कूल की कंप्लेंट कर दी तो कल को टीचर्स या स्कूल उस बच्चे को परेशान कर सकता है, प्रताड़ना दे सकता है। तो इसलिए वो डर के मारे कि इसके जो एक इंटरनल असेसमेंट होते हैं एग्ज़ाम्स मार्क में या कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल्स में, वहाँ पर उन बच्चों के नंबर ना कम हो जाए, उन बच्चों को तरजीह देना कम ना हो जाए, उन बच्चों के साथ प्रताड़ना ना हो जाए, इसलिए पेरेंट्स आगे नहीं आता है। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अभिभावक के साथ साथ हम जैसे जो वेलफेयर सोसाइटी होती हैं वो भी इन अभिभावकों के मुद्दों को उठाएं और उठा के रखें ताकि अभिभावक जिस बात से वो डरता है, मतलब गोपनीय रूप से शिकायत पहुंचने का कोई साधन बनना चाहिए। देखिए कहते तो है शासन प्रशासन की गोपनीय रखी जाएगी शिकायत, लेकिन फिर भी अभिभावक डरता है, पता नहीं कब ये लोग उनकी जो गोपनीयता है उसको खोल दें स्कूल के सामने कि सब फलाना आदमी आया था उसकी ये कंप्लेंट है। और जब वो कंप्लेंट ही होगी तो वो नाम से तो होगी,
तो हम लोग तो कॉमन क्या कारण मानते हैं कि प्रशासन क्यों उदासीन रहता है स्कूलों के प्रति? कई तरह की चीज़ें होती है। देखिए, जो स्कूल होते हैं और स्पेशली जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं यहाँ पर, जिनकी संख्या 200 से ऊपर है, आई थिंक 219 है, आप उसको देखिए तो उठा कर देखिए, बहुत बड़े बड़े लोगों के वो स्कूल्स हैं। अगर आप उनके मालिक से या उनके चेयरमैन से मिलना चाहें, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी मिलना चाहे, तो वो उनसे मिल नहीं सकता। वो बहुत ही अंदर उसमें रहते हैं, अंडर कवर्ड होते हैं, सिक्योरिटी से के साथ इतनी ज़बरदस्त कवर होती है कि उसको हर आदमी नहीं मिल सकता है। और शायद उसका इन्फ्लुएंस हमारे अधिकारी के ऊपर भी है। हमारे अधिकारी भी झिझकते हैं उनसे मिलते हुए, शायद उनको डर लगता है, या जो भी है उनका प्रेम है उनके साथ, किसी तरह का कोई प्रेम हो तो, या फिर उनका एक डर हो जो उनके ऊपर एक एक्शन लेते हो, उनको डर लगता है। पहले जब शुरू में DFRC बनी थी तो आपको याद होगा कि कई स्कूलों के ऊपर 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगी थी। केवल 2000 की हेरा फेरी हुई थी बच्चे के साथ, तो उस पर बच्चे के जो अभिभावक हैं उन्होंने कंप्लेंट की और 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी भी। अब पिछले 2-2.5 साल से ऐसी कोई पेनल्टी, ऐसी कोई कार्रवाई या कोई कड़ी कार्रवाई स्कूल के अगेंस्ट सुनने में ना आई है, ना हो पा रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय हैं, मैं मानता हूं उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि उनका पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे इंटर कॉलेज उनके अंडर में, सभी बोर्ड के स्कूल उनके अंडर में, तो शायद हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से शायद इतनी एक्शन नहीं ले पाते। उनका यही कहना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मैं शायद इतना काम नहीं कर पाऊँगा, तो आप थोड़ा सा मुझे कम परेशान करें। उनका मेरे लिए था एक वक्तव्य। तो अभिभावकों को आप क्या अपील करना चाहते हैं? इस और विभाग में मेरा ये सरकार से ये कहना है कि केवल एक जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के ऊपर ही नहीं काम सौंपा जाए, हमारे BSA साहब भी है, उनको भी सौंपा जाए, थोड़ा सा कुछ ड्यूटी स्कूलों की उनको भी दी जाए, और ताकि अभिभावक के साथ एक न्यायपूर्ण कोई कार्रवाई हो तो वो हो सकती हो। उनके पक्ष में कोई चीज़ अगर करना चाहे प्रशासन, तो वो काम बढ़ जाएगा, तो शायद अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, प्रशासन बहुत ही लीन रहा है। क्यों रहा है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप अभिभावकों को भी दोषी मानते हैं कि वो उदासीन हैं, वो अपनी बात नहीं कहते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, अभिभावक इतना दोषी नहीं है। उसका एक रीज़न है, अभिभावक डरता है, उसको लगता है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उसका एक डर है, उसको एक TC का बहुत डर है कि उसको TC नहीं मिलेगी। अगर उसने अपना बच्चा निकाला तो उसको परेशान किया जाएगा। TC के साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट पे भी एक गलत संदेश जा सकता है, एक गलत वो बैड करेक्टर भी लिख सकते हैं, या इस तरह से बच्चे को कहीं ना कहीं परेशान किया जा सकता है। तो वो उसकी एक मजबूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये शहर एक ऐसा शहर है जिसमें ज़्यादातर अभिभावक जो है हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग होते हैं, और उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो अपने बच्चे के लिए स्कूल बार बार चक्कर लगाएं, शासन प्रशासन के चक्कर लगाएं, और फिर बाद में कोई चीज़ के लिए तो उनको लगता है कि 4-5 हज़ार रुपये की बात है क्वार्टरली, तो चलो कोई बात नहीं, पे कर देते हैं। तो वो अपने बच्चों की बात को अक्सर वो दबा के रह जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती है, सरकार को भी तो हमारी तरफ से अपना लेना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्या सरकार का भी ये कर्तव्य नहीं है कि वो बार बार चेक करे अपने आप से, अपने लोगों के थ्रू या अभिभावकों के थ्रू, और ये चेक करे कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, सामान्य चल रहा है, स्कूल प्रॉपर जो एक्ट आया है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभिभावक सिर्फ एक डर की वजह से पीछे हटता है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। जब ज़्यादा परेशानी होती तो अभिभावक सड़क पर आते भी हैं, और आगे फ्यूचर में कोई ऐसी परेशानी होगी तो ज़रूर वो आगे आएंगे। ओके कटारिया साहब, विश्व गुरु से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।